वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आप सबका मैं स्वागत करती हूँ आज के अपने इस वीडियो में, आज के अपने इस लेक्चर में। तो क्या आप रेडी हैं इस लेक्चर के लिए और आप एक्साइटेड हैं? क्योंकि मंदिर स्थापत्य जो हमने शुरू किया था उसका आज ये पहला लेक्चर है, जिसमें आज हम नागर जो शैली है उसको पढ़ने वाले हैं। आने वाले जो वीडियोज होंगे उसमें हम बाकी के शैली जो मंदिर स्थापत्य की उनको कंप्लीट करेंगे, लेकिन आज ये पहली शैली है नागर शैली मंदिर स्थापत्य की, जिसको आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ये तो रही एक बात। एक चीज और, लास्ट फ्राइडे को जो वीक बीता है उसमें फ्राइडे को जो मेरी क्लास आने वाली थी जिसमें मैं अलग तरीके से एक प्रेजेंटेशन रहता है, तो वो नहीं आ पाई थी किसी कारणवश। उसके लिए मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दिया था। अगर कोई ऐसी वीडियो मिस होती है किसी दिन, क्योंकि कभी कभी टेक्निकल इश्यूज और सारी चीजें हो जाती हैं, तो आप पुराने टॉपिक्स को रिवाइज कर लिया करिए, उन पर नोट्स बना लिया करिए, उस पर क्वेश्चन आंसर राइटिंग करके मुझे आप टेलीग्राम चैनल पर मेरे भेज सकते हैं मेरे सब्जेक्ट से संबंधित। तो ये सब चीजों को करते रहा करिए, हताश या निराश होने की जरूरत नहीं है। आइए शुरू करते हैं आज के अपने एक नए चैप्टर को, विगुल करते हैं और नागर स्थापत्य शैली को पढ़ते हैं, क्योंकि मेंस और पीटी दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आइए कमर कस लीजिए, जल्दी से पेन पेपर निकालिए, पीडीएफ मिलेगा तब मिलेगा, अभी तो रोज साथ में बनाते जाइए। आइए शुरू करते हैं। देखिए, नागर मंदिर स्थापत्य शैली को अगर आज हम यहाँ पढ़ेंगे, लास्ट वाला लेक्चर जिसने नहीं देखा है पहले प्लीज जाके आप उसे देख लीजिए, क्योंकि आप तभी समझ पाएंगे इस चैप्टर को। वैसे भी समझ लेंगे, लेकिन अगर बैकग्राउंड को समझे होंगे तो बेहतर आप कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि उसमें मैंने मंदिर के जो अंग थे उनको अच्छे से डिस्क्राइब किया है, ताकि वही शब्दावली जब यहाँ आती है तो उसको उतना एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे उसको देख चुके होंगे, कुछ ने नहीं देखा होगा। तो जाइए प्लेलिस्ट खोलिए और मंदिर स्थापत्य का कला का वो वीडियो आप जरूर देखिए। क्लियर है? आइए देखिए नागर शैली कैसे क्या है उसको हम पढ़ेंगे। इससे पहले देखिए, आप हमारा बैच 4 स्टार्ट होने वाला है, जो कि 22 अप्रैल से शुरू होगा। और अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं, और अपनी जो तैयारी को और सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। आप मेरा कोड SV लाइव कोड इस्तेमाल करके ये कोर्स जो है मात्र 18,999 रुपए मात्र में मिल जाएगा। आपको सारी ही बेहतर फैकल्टीज के साथ रूबरू होने का मौका मिलेगा। टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स मिलेंगे, PDF मिलेगा। जितना भी जो भी कंटेंट हम आपको देंगे वो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो इसमें एडमिशन ले लीजिए, और डेली आपकी शाम को 6 बजे ये लाइव क्लासेस होंगी। ठीक है, तो ये लाइव क्लासेस डेली शाम को होंगी, तो टीचर से डायरेक्ट आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं, बात करते हैं फॉलो की। जो जो बच्चे अभी नए जुड़े, जो पुराने हैं वो बेहतर तरीके से जानते होंगे। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, एग्जाम से संबंधित या अपनी पढ़ाई से संबंधित। ये आपका टेलीग्राम अकाउंट है मेरा, शिल्पी वर्मा 22। इस पर आपको मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर के हों, चाहे वो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हों, या कोई भी चीज मैं पढ़ा रही हूँ, उसका PDF आपको यहाँ पर उपलब्ध होता रहेगा। शिल्पी वर्मा 22 ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, और इसी में एक लिंक आपको मिलेगा जिसमें आपको ग्रुप डिस्कशन करने का भी मौका मिलेगा, तो वहां पर भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, वहां पर लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों, आइए मेन टॉपिक पर आते हैं। नागर शैली मंदिर स्थापत्य की 3 शैलियां हैं, जिसमें से आज हम नागर शैली को पढ़ने वाले हैं। दूसरी हम पढ़ेंगे जो कि आपका हो जाएगा द्रविड़ शैली। ठीक है, बार बार याद दिला दे रही हूँ ताकि जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको तकलीफ ना हो जानने में। तीसरा आपका क्या हो जाएगा बेटा, बेसर शैली। ठीक है, बेसर शैली को आज हम यहाँ पर मतलब हम आगे कवर करेंगे, इन दोनों शैली को धीरे धीरे, क्योंकि इसमें उप शैलियां भी हैं, काफी चीजें कवर करने को है। यहाँ समझिए, देखिए मंदिर वास्तुकला की जिस शैली का विकास हुआ उत्तर भारत में हुआ था उसे नागर शैली कहते हैं। ठीक है, कहाँ, उत्तर भारत में। इस शैली के जो मंदिर का विकास हुआ है वो किस टाइम पीरियड में हुआ है और किस लोकेशन में एग्जैक्टली इस शैली पर बेस्ड आपको मंदिर देखने को मिलते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम आगे देखेंगे। यहाँ हमें लोकेशन समझना है, लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था, इसीलिए मैंने वहां पर अच्छे से और बताया था। ऐसा नहीं कि इसमें नहीं बताऊंगी, इसमें भी बता रही हूँ, पर वहां पूरा समा बन चुका था, तो आगे की गाड़ी अब हम आगे लेके जा रहे हैं। इस शैली की मंदिर की मुख्यतः हिमालय पर्वत से विंध्य पर्वत के मध्य देखने को मिलती है। तो लगभग लगभग हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे में से हो जाए, लगभग लगभग आप देखेंगे हिमालय से लेके विंध्य पर्वत तक आपको ये शैली के जो यहाँ पर क्या है, ये नागर शैली के मंदिर आपको देखने को मिलते हैं। अब एग्जैक्टली देखिए ऊपर नीचे हो सकता है मैप में ये इस तरह ड्रॉ करने में, तो उसको लेकर आप ज्यादा प्रश्न मत करिएगा, आप खुद समझ जाएंगे कि ये हिमालय पर्वत से विंध्य पर्वत तक आपको इस शैली के मंदिर देखने को मिलते हैं। अब कब से कब तक के दौरान, किस शासक के दौरान इन मंदिरों का निर्माण कराया गया, उस समय काल की बात कर रहे हैं।
तो 8वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य उत्तर भारत के शासकों के द्वारा इसे संरक्षण दिया गया, वहां पर मंदिरों का जो निर्माण किया गया था उनको संरक्षित किया गया। तो ये टाइम क्षेत्र जो है याद रखिएगा। क्षेत्रीय आधार पर नागर शैली के जो मंदिर है उसमें पर्याप्त भिन्नता भी देखने को मिलती है। नागर शैली को जब आप देखेंगे तो उसमें एक अलग तरीके के डिफरेंस के साथ उसको बनाया गया है। जैसी आप बेसर शैली के यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे कि कृष्णा नदी तक आपको बेसर शैली मिलती है, फिर आपको यहाँ से यहाँ तक द्रविड़ शैली देखने को मिलती है। ठीक है, ये दूसरी तीसरी बार मैं आपको बता रही हूँ, अगली बार मैं आपसे पूछूंगी। ठीक है, द्रविड़ शैली, तो आप देखेंगे कि इस शैली के जो मंदिर है उनका अलग स्ट्रक्चर है, उनकी अलग उसपे क्रियाकलाप की गई है। यहाँ पर देखेंगे एक अलग है, लेकिन जैसे आप बेसर शैली के बीच में आ जाएंगे ना यहाँ पर, तो इन दोनों का मिला हुआ स्वरूप आपको बेसर शैली में देखने को मिलेगा। जब पढ़ेंगे तब समझेंगे। ठीक है, और मुख्यतः इसमें देखेंगे कि 3 उपशैलियां हैं, मुख्य रूप से 3 है, बाकी पाल शैली भी है, इसमें कश्मीरी शैली भी उसके अंतर्गत, ये सब शैलियां हैं। इसके अंतर्गत अलग अलग तरीके से, अलग अलग ढांचे के तरीके से मंदिर निर्माण हुआ है। ठीक है, जैसे कि 3 उपशैलियां मुख्य है जो मेंस में भी आप लिख सकते हैं इस तरह से, जैसे उड़ीसा उपशैली, इसके अंदर कई मंदिर आएंगे। फिर खजुराहो उपशैली, जैसे खजुराहो मंदिर वो सब आएगा। सोलंकी उपशैली, ठीक है, ऐसे ही आपका पाल उपशैली हो जाएगा, और कश्मीरी उपशैली। 3 मुख्य यही है, इसके अंतर्गत अलग अलग मंदिरों का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे आपको ये बता रहे हैं नागर शैली की विशेषताएं क्या है। अब कोई चीज आप पढ़ रहे हैं, उसकी कुछ विशेषताएं होंगी जो बाकियों से भिन्न होंगी। ठीक है, यही मतलब हुआ ना विशेषताओं का। तो क्या क्वालिटीज आपको उसमें देखने को मिलती है जो बाकी मंदिर स्थापत्य में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया था पंचायतन शैली में इसका निर्माण हुआ, जो मुख्य मंदिर के साथ साथ, ये लाइन भूल जाइए। पंचायतन शैली क्या होती है, क्या याद है आपको? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए पंचायतन शैली क्या होती है। हालांकि मैं बता दूंगी तो आप सबको तो वैसे ही पता चल जाएगा, जिन्होंने देखा हुआ है वो जानते हैं। देखिए, पंचायतन शैली जो बच्चों होती है वो एक्चुअल में इस तरह से एक मंदिर का प्रांगण है पूरा, और यहाँ पर आपके गौड़ देवता चारों ओर होते हैं और बीच में आपके मुख्य देवता होते हैं। मान लीजिए शिव जी हैं, तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर शिव की शिवलिंग होगी, बाकी यहाँ विष्णु जी हो सकते हैं, यहाँ कृष्ण जी हो सकते हैं, या अलग अलग देवता हो सकते हैं। तो पंचायतन मतलब पंच आयतन, 5 आयतन से मिलकर, मतलब 4 गौड़ देवता और एक मुख्य देवता, पंच आयतन 5 आयतन से मिलकर बना ये मंदिर जो होता है पंचायतन शैली पर बेस्ड होता है। तो नागर शैली में मुख्यतः आपको इस तरह के पंचायतन शैली के जो मंदिर है वो देखने को मिलेंगे। इस तरह के स्ट्रक्चर आपको देखने को मोस्ट प्रॉब्ली मिलेगा। ठीक है, इस शैली में मंदिरों को ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाता है। आप ये सरफेस देखेंगे ना, तो इसमें क्या होता था कि यहाँ पर बच्चों की ऊंचे चबूतरे पर जो है बनाए जाते थे मंदिर। यहाँ पर मतलब एक स्टेज के ऊपर, जैसे ये एक ऊंचा वो चबूतरा बोल सकते हैं या स्टेज बोल सकते हैं, तो इसके ऊपर मंदिरों का निर्माण किया जाता है। तो ये नागर शैली की पहचान है। कुछ अपवाद भी होंगे, उसको हम आगे देखेंगे। तो मुख्य मंदिर के सामने आप देखेंगे सभा मंडप या सभा कक्ष होते थे। तो जैसा कि मैंने बताया था, मंडप क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर मंडप ये जो होता है ना, ये हिस्सा जो होता है उसको हॉल कहते हैं। एक्चुअली नहीं, हॉल होता है जैसे हर जो श्रद्धालु है वो अपने वेटिंग एरिया टाइप का वहां पर अपने दर्शन करने का जो है इंतजार करते हैं, अपना नंबर आने का इंतजार करते हैं। तो ये सभा भवन है, सभा कक्ष है, इसको मंडप कहते हैं, और ये नागर शैली का मुख्य बिंदु देखने को मिलता है आपको। ठीक है, इसके बाद ये इसके वक्र रेखीय शिखर, ये आपका शिखर होता है। शिखर हमेशा आपका गर्भगृह, मंदिर का सबसे पवित्र स्थान क्या होता है, जैसे स्तूप में हर्विका होता है वैसे ही मंदिर में आपका गर्भगृह होता है, क्योंकि गर्भगृह में ही देवता विराजमान होते हैं, मुख्य देवता, इसीलिए उसके ऊपर शिखर बनाया जाता है। हमेशा शिखर आप देखेंगे, कहीं भी मंदिर में जाएंगे ना, देखेंगे शिखर हमेशा गर्भगृह के ऊपर ही होगा, ये निश्चित है। ठीक है, तो ये शिखर होता है, इसके ऊपर आमलक कलश की आकृति होती है, इत्यादि चीजों को यहाँ पर हमने देखा हुआ है पहले ही। तो इस तरह का स्ट्रक्चर कुछ कुछ आपको नागर शैली में देखने को मिलेगा। यही जो क्वालिटीज है, यही जो अंग है, वो आपको मोस्ट प्रॉब्ली सारी उपशैलियों में भी देखने को मिलेगा। कुछ चेंजेस होंगे समय और स्थान के अनुसार। ठीक है, गर्भगृह के चारों एक वृत्ताकार आप देखेंगे, गर्भगृह जो इसमें होता है ना, इसके चारों ओर वृत्ताकार आपका जो है प्रदक्षिणा पथ होता है। जैसे स्तूप में होता है ना, चक्कर लगाने के लिए प्रदक्षिणा पथ होता है, ऐसे राउंड राउंड उसमें जाके हम गोल गोल चक्कर लगाते हैं, वैसे ही गर्भगृह के चारों ओर वर्गाकार आकार में यहाँ पर आगे पीछे नहीं, मंदिर कैसे घूमते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं या दर्शन करने के लिए, तो आपका प्रदक्षिणा पथ होता है। मतलब यहाँ पर चलकर चक्कर लगाते हुए हम ऐसे गोल गोल चक्कर लगाते हैं, उसको प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। उड़ीसा, अब देखिए एक्सेप्शंस देखिए, यूपीएससी यहाँ से प्रश्न पूछता है। क्यों?
जैसे ही उसको एक्सेप्शन मिला और वहां से प्रश्न उन्होंने बना लिया। तो ये चीज समझिए। ओडिशा शैली जो हम इसमें पढ़ेंगे, जैसे हमने देखा था किस किस शैली को पढ़ने वाले हैं, उसमें से एक उड़ीसा उपशैली है। इसको छोड़कर इस शैली के मंदिर परिसर में सामान्यतः चार दीवारी नहीं होती है। ओडिशा उपशैली में आप देखेंगे, जैसे ये मंदिर आपको वहां पर देखने को मिलेगा, तो सूर्य मंदिर है ये, वहां पर आपको चार दीवारी देखने को मिलेगी उड़ीसा शैली में। इसलिए मैंने एक उदाहरण के तौर पर उड़ीसा शैली का मंदिर का उदाहरण यहाँ पर लाके रखा है, क्योंकि इस शैली में ही आपको मंदिर की चार दीवारी चारों तरफ मिलेंगी, जबकि ये क्वालिटी जो होती है, जो विशेषता होती है, वो आपके द्रविड़ शैली के मंदिरों में देखने को मिलती है। लेकिन एक्सेप्शंस भी हैं, बाकी नागर शैली में आपको मोस्टली ऐसे देखने को नहीं मिलती है चार दीवारी, ठीक है? सीधे मंच पे बना होता है। गर्भगृह के बाहर नदी देवियों की प्रतिमाओं को भी स्थापित किया जाता है। जो गर्भगृह यहाँ पर हमने देखा था, जैसे गर्भगृह होता है, यहाँ पर जो बाहर की जो दीवारों पे प्रतिमाएं बनी होती है ना, वहां पर नदी देवियों की प्रतिमाओं को बनाया जाता है, उनको इंगित किया जाता है, उनकी आकृतियों को झलकाया जाता है। स्तंभों का प्रयोग द्वार मंडपों के निर्माण में किया जाता है, ठीक है? नागर शैली के मंदिरों में प्रवेश द्वार निर्मित नहीं किया जाता है, जैसे कि तोरण होता है। स्तूप में हमने तोरण पढ़ा था ना, वैसे ही आप देखेंगे द्रविड़ शैली में जब आप जाएंगे तो उनके जो तोरण द्वार होते हैं बहुत भव्य होते हैं द्रविड़ शैली में, साउथ में जब आप देखते हैं। लेकिन नागर शैली में इस तरह के आपको द्वार देखेंगे कहीं पर नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है? अच्छा हाँ, मुख्य चीज है, इसमें कोई जलाशय नहीं होता है। आप देखेंगे कि मोस्टली क्या होता है, जो नागर शैली होती है, जो नागर शैली के स्थापित मंदिर होते हैं, उसमें कोई बीच में कुंड या जलाशय नहीं होता है। लेकिन कुछ कुछ उपशैलियां इसके अंतर्गत है, जिसके उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे वहां पर ये पाया गया है। लेकिन मुख्यतः इसमें कोई जलाशय या कुंड इन मंदिरों में नहीं होता है जब हम नॉर्थ में जाते हैं। आप देखेंगे, जबकि ये जो विशेषता होती है आपकी द्रविड़ शैली में देखने को मिलती है। मंदिर के ऊपर एक तश्तरी नुमा एक ये आमलक होता है, जिसके ऊपर ये कलश रखा जाता है और उसके ऊपर एक जो है ध्वज भी लगाया जाता है, ठीक है? तो ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। इसके बाद ये अर्धमंडप होता है, महामंडप होता है, अंतराल होता है। ये जो ये बाहर जो सभा भवन है ना, जिसको हमने वेटिंग एरिया बोला था और मंडप बोला था, तो इनको 3 स्टेजेस में इस तरह से भी झलकाया गया है। नागर शैली में बताते हैं कि 3 वर्गों को ही जो है, 3 जातियों को कह सकते हैं कि जाने की अनुमति थी मंदिर में, तो उनकी जाति के अनुसार इसको इस तरह से क्रिएट किया था। ये सिर्फ कहा गया है ऐसा, हो सकता है ऐसा ना भी हो, लेकिन ऐसा माना गया है, ठीक है? इसके बाद हम देखते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं इसकी उपशैलियां। अब आते हैं मेन उपशैलियों पे, कि उस शैली के अंतर्गत उस समय पे कैसे-कैसे अलग-अलग राज्यों, अलग-अलग शासकों के द्वारा, अलग-अलग समय काल के द्वारा इन चीजों को बनवाया गया था, जिसमें अलग-अलग विशेषताएं मिश्रण भी देखने को मिल जाता है। तो ओडिशा में स्पेशली कलिंग साम्राज्य के समय में इस स्थापत्य शैली का विकास हुआ था। तो कलिंग साम्राज्य की जब बात कर रहे हैं, तो किस-किस शासक ने, किस-किस राजा ने इस मंदिरों को संरक्षण प्रदान किया, जैसे कि सोम, भीम, चेदी और गंग शासकों ने शैली को संरक्षण प्रदान किया। मतलब उनके शासन के दौरान के काल इन मंदिरों का जब निर्माण कराया गया, तो उनकी इसमें सहमति थी और उन्होंने धीरे-धीरे जो मंदिर और स्थापित थे उस वक़्त में, उनको धीरे-धीरे उन्होंने प्रोटेक्शन देना शुरू करा, ताकि कोई इस पे आक्रमण ना कर सके। ठीक है? उड़ीसा में शिखर को देउल कहते हैं। अब देखिए, जैसी उपशैलियाँ आएँगी, तो देखेंगे शब्द बदल जाएँगे। जैसे कि आप शिखर को नागर शैली में हम जैसे शिखर को शिखर कहते हैं, वैसे साउथ में जब आप जाएँगे द्रविड़ में उसको वाहन कह देते हैं। वैसे ही यहाँ पर ओडिशा में शिखर जो होता है ना, ये आपका शिखर होता है बच्चों। ओडिशा शैली में इसको देउल कह देते हैं। तो याद रखिएगा, अगर प्रश्न आए तो ये शब्द आर्ट एंड कल्चर में इस तरह के मंदिर स्थापत्य में शब्दों का विशेष महत्व है। रट लीजिए इसको बिल्कुल, ठीक है? मतलब जैसे बता रहे हैं उसको ध्यान से रखिए। इस शैली में मंडप को जगमोहन कहते हैं। मंडप यानी कि सभा भवन, जहाँ पर लोग अपनी पूजा की बारी का प्रतीक्षा करते हैं, जिसमें अर्ध मंडप, महामंडप देखा था। तो यहाँ पर जो मंडप होते हैं, मंडप आप समझ रहे हैं बच्चों? ये जो हॉल होते हैं, यहाँ पर वेट करते हैं, इनको उड़ीसा शैली में क्या कहा जाता है? जगमोहन कहा जाता है। मतलब जगमोहन से ऐसे समझ लीजिए जैसे लोग वहाँ पर वेट कर रहे हैं अपनी बारी का और अपनी पूजा करने, अर्चना करने के लिए आगे जाने का, ठीक है? तो मंडप को जगमोहन कहते हैं। सामान्यतः मुख्य मंदिर वर्गाकार होते हैं, जो मुख्य मंदिर होते हैं इनके वर्गाकार होते हैं, ठीक है? द्रविड़ शैली के समान इस शैली के मंदिर में 4 दीवारी से घिरे होते हैं। स्टार्टिंग में देखा था एक्सेप्शंस है, उड़ीसा शैली, नागर शैली के अंतर्गत उपशैली आती है, लेकिन द्रविड़ शैली के जैसे साक्ष्य होते हैं ना, जिसमें दीवारें उठी हुई मिलती है, वैसे आपको ओडिशा शैली, जो कि नागर शैली की उपशैली है, उसके अंतर्गत 4 दीवारी के से बने हुए मंदिर भी देखने को मिलते हैं। ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी है, ठीक है? इसके बाद बाहरी दीवारों पर अत्यधिक नक्काशी की जाती है, जबकि भीतरी दीवारों पर इसको सादा रखा जाता है।
तो आप देखेंगे कि जब बाहरी दीवारें जो इसकी होती हैं, जैसे आप ये देखेंगे कोणार्क का सूर्य मंदिर है ना, तो इसमें क्या होता है कि बाहर की दीवारों पर आपको इस तरह से चित्रांकन देखने को मिलता है। ठीक है? इस तरह की चित्रकारी की गई है, मूर्तियों को उकेरा गया है, लेकिन जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो वो सादा आपको वहाँ पर देखने को मिलता है, कुछ खास वहाँ पर ऐसे मूर्ति या चित्रकारी नहीं होती है। इसका एक ये भी कहा जाता है कि इस तरह से बाहर जितनी भी मूर्तियाँ हैं, बाहर की जीवन की जो समस्याएँ हैं, उनको उकेरा गया है या राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों को उकेरा गया है, इस तरह की कामुक मूर्तियों को बनाया गया है। आगे जब हम बढ़ेंगे देखेंगे, क्योंकि बताते हैं कि मोह माया को त्याग कर आप मंदिर में प्रवेश करिए और अपने मन को हल्का करिए और ईश्वर के साथ जुड़ जाइए अपनी आत्मा का परमात्मा से मिलन करने के लिए। ठीक है? तो ये चीज़ समझनी है हमें। इसके बाद जैसे उदाहरण के तौर पर आपको देखेंगे कि कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये आपका देखिए यहाँ पर क्या है? कोणार्क का आपका सूर्य मंदिर है, ठीक है? इसके बाद भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, इसको हम आगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे। और पुरी का जगन्नाथ मंदिर, तो पुरी का जगन्नाथ मंदिर आपका 4 धाम यात्राओं में आता है ना? तो बताइए 4 धाम यात्रा भारत की कौन-सी और उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा कौन-सी? अब भी कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से, ठीक है? तो यहाँ पर ये आपका देखिए कहते हैं कि जो सूर्य मंदिर है कोणार्क का, जब हम आगे देखिए पढ़ेंगे इसमें, तो यहाँ पर देखिए आइए इस पे समझते हैं। कहते हैं कि ये मंदिर ओडिशा राज्य के पुरी के निकट अवस्थित है। इस मंदिर को रथ के आकार में बनाया गया है और सूर्य देवता कोणार्क, ठीक है, सूर्य का कोना इस तरह से कहने का मतलब होता है, हालांकि वो गोल होते हैं तो ये जो मोडेरा भी आप सुनेंगे आगे सूर्य मंदिर है तो उसका मतलब सूर्य से होता है। तो सूर्य देवता को ये समर्पित है। अलग अलग किंवदंतियां हैं। अब समझना क्या है, सूर्य मंदिर का निर्माण गंग शासक राजा द्वारा नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में कराया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट करिए, समझिए इसको। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। तो व्हाइट पैगोडा, ब्लैक पैगोडा, ऐसे कई सारे पैगोडाज है, तो इसको ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। तो याद रखिएगा किसको ब्लैक पैगोडा और किसको व्हाइट पैगोडा कहा जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर, इसको ऐसे ऑपोजिट है, देखिए सूर्य रोशनी देता है लेकिन इसको फिर भी ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। तो समझिए, इसको लिंक करने की कोशिश करिए, ठीक है? ब्लैक मतलब अंधेरा, सूर्य मतलब कोणार्क सूर्य मंदिर, लेकिन वहीं इसको ब्लैक पगोड़ा, तो ऑपोजिट हो गया ये। ठीक है? इसे 1984 में, सोचिए 1984 में यूनेस्को की श्रेणी में इसको विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। उस समय पे, क्योंकि उस अवस्था में है, क्योंकि भाई ये हमारी सब धरोहर है। धीरे-धीरे अगर ये नष्ट होती जाएगी तो हमारे पास इतिहास के नाम पे क्या बचेगा? जैसे अभी आप देखेंगे राखी गढ़ी में कंटिन्यू खुदाई चल रही है अभी फिर से, तो उसमें और हमें स्थल जो है मिल रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं, अवशेष मिल रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें निरंतर, क्योंकि वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, समाप्त हो गया। तो क्या आप चाहें कि हमारी इतनी जो हमारी धरोहरें हैं उन वो समाप्त हो जाए समय के साथ? नहीं, ठीक है? अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पर जब आप बच्चों फिर से नेट पे देखिए, मेरी एक सीमा है, मैं हर पिक्चर को लाके नहीं रख सकती। तो आप जाके नेट पे देखेंगे, गूगल पे, तो वहाँ पर आप देखेंगे सूर्य मंदिर की सबसे खास विशेषता है इसमें जो रथ पे बनाया गया ना, रथ तो पहिया व्हील, जैसे कहते हैं कि इसमें 7 जो रथ के पहिए हैं या फिर इसमें तीलियाँ हैं, वो कहते हैं कि 7 डेज़ का प्रतीक है, ठीक है? और जो इस तरह से दौड़ते हुए घोड़े हैं, क्योंकि ये 7 घोड़ों को शायद दर्शाया गया है इसमें। तो वो कहते हैं कि 7 डेज़ का प्रतीक है, ऐसी 24 चीज़ें जो इसमें बनाई गई, जैसे उसकी चक्र तीलियाँ हैं या फिर उस तरह से इसको दर्शाया गया है, तो वो कहते हैं कि पूरे 1 मंथ का प्रतीक है। तो इस तरह की अलग-अलग बातें कही गई हैं। एक चीज़ और, यहाँ पर शायद ये पिक्चर में भी क्लियर ना हो, ये तो घोड़ा उसको रथ को खींचते हुए दिखाया गया है। लेकिन कहते हैं कि इसमें शायद ऐसा कुछ है कि हाथी के ऊपर आप देखेंगे सिंह बैठा हुआ है। मंदिर की स्टार्टिंग में ही हाथी के ऊपर, ठीक है? हाथी के ऊपर जो आप देखेंगे ना, तो सिंह बैठा हुआ है, ठीक है? हाथी के ऊपर सिंह बैठा हुआ है, ऐसी मूर्ति यहाँ पर आपको देखने को मिलती है जब आप एंट्रेंस पे जाते हैं। तो ये बताते हैं कि जो सिंह है, कहते हैं कि बहुत ही हाथी जो है जीवन में जितनी भी लालसाएँ हैं उनका प्रतीक है, और सिंह जो है पूरी तरह से कि मतलब जीवन चक्र से बंधे हुए दोनों ही कह सकते हैं, ये लिंक है। और कहते हैं कि इनको इस तरह से दिखाया दर्शाया गया है कि एक दूसरे के ऊपर कोई कामना, वासना या शारीरिक चेतना, या फिर हम कह सकते हैं कि मोह माया जो दुनिया की, वो बाहरी मंदिर के बाहर समाप्त करके फिर मंदिर में प्रवेश करिए, क्योंकि दुनिया ये जीवन का अंतिम सत्य नहीं है, ये मोह माया जीवन का अंतिम सत्य नहीं है। मतलब ये मतलब कि सच नहीं है, ये सब भंगुर है, क्षण भंगुर है। तो उसको यहाँ पर समाप्ति की तरफ उसको इंडिकेट करते हुए इसको आगे दर्शाया गया। तो इसमें आपको इस तरह की पिक्चर्स, मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं, जबकि आप मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो ऐसा नगण्य है, ठीक है? इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो 11वीं शताब्दी में ये भी चर्चा में बना हुआ है। 11वीं शताब्दी में इस मंदिर को निर्मित किया गया था, जो भगवान शिव को समर्पित है। इसका निर्माण सोमवंशी, ठीक है,
अब ऐसे याद रखिए, शिव के समर्पित किया गया था सोमवार, तो सोमवार को शिव की पूजा होती है ना? ऐसा होता है ना? तो सोमवार को शिव की पूजा होती, तो सोमवंशी राजा ययाति प्रथम ने इसका निर्माण करवाना शुरू किया था। तो ये शिव को समर्पित है। ये ओडिशा में शैव और वैष्णववाद के समन्वय का प्रतीक है। स्वयंभू मतलब शिव होते हैं, ठीक है? तो शैव और वैष्णववाद मतलब विष्णु और शिव, क्योंकि हरिहरा करके इनका नाम है, तो हरि से इनका मतलब विष्णु से, हारा मतलब शिव से है, ठीक है? इसका नाम ये भी है। तो ये विष्णु और शिव से संबंधित ये मंदिर है लिंगराज का, यहाँ पर शिवलिंग भी है और लिंगराज स्वयंभू मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। इस तरह की चित्रकारी आपको वहां पर देखने को मंदिर में मिलती। देखिए नागर शैली का इस तरह से ही निर्माण होता है ना, सभा भवन मंडप इत्यादि, ये देखिए मंच के ऊपर बने होते हैं, तो वही चीज है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं जगन्नाथपुरी का पुरी मंदिर। तो 12वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण गंग वंश के राजा अनंत वर्मम चोडगंग के द्वारा बनवाया गया था। माफी चाहती हूँ बच्चों, मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है जिसकी वजह से मुझे बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो फिर इसके बाद ये मंदिर चार धाम तीर्थ यात्राओं का हिस्सा है। तो तीन जो चार धाम यात्राओं की तीर्थ यात्रा है वो कौन सी है? कमेंट बॉक्स में पूछा था, बताइए। इस मंदिर को सफेद पगोड़ा कहा जाता है, ठीक है? तो चार धाम यात्राओं में एक यात्रा, जिसमें एक चार धाम में एक धाम ऐसा है जिसको हम सफेद पगोड़ा कहते हैं। ब्लैक पगोड़ा किसे कहते हैं? अभी बताया था मैंने, कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क मतलब सूर्य मंदिर, सूर्य रोशनी देता है, लेकिन फिर भी इसको ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है। तो ये ऑपोजिट हो गए, ठीक है? इस मंदिर को यमनिका तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। एक चीज और, एक कहानी है इसके पीछे। कहते हैं कि इसमें जो देवता विराजमान है, ठीक है, भगवान विष्णु, और उनकी जो दो और मूर्तियां विराजमान है, उनको चंदन के साथ बनाया जाता है और हर 12 वर्ष में इनको बदला जाता है। अब कहा ये जाता है कि इन जो मूर्तियों को बनाया जाता है, तो कहते हैं कि जब विष्णु को पता चला कि इस धरती से उनको अब अपना शरीर त्यागना है, अपने देह को त्यागना है, तो वो जब उनकी मृत्यु होती है यहाँ पुरी में ही, तो कहते हैं कि जब वो मरे थे, उनकी उनकी बॉडी को चिता को जलाया गया था, तो उनका हृदय बच गया था, ठीक है? तो कहते हैं वो हृदय जो आज भी ऐसा माना जाता है कि कोई पंडित और पुजारी बताते हैं कि जिस वक्त इन मूर्तियों को बना के दोबारा से जैसे 12 साल में चेंज किया जाता है, तो उस वक्त आसपास पूरी तरह से उसको खाली कर दिया जाता है, मंदिर प्रांगण को। वहां पर मतलब सेना तैनात होती है, लेकिन और कोई व्यक्ति नहीं होता उस पर्टिकुलर पुजारी के अलावा। तो वो बताते हैं कि ऐसा कोई तरल पदार्थ सा उनको फील होता है, जब वो पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में उस चीज को डालते, वो अदृश्य होता है, लेकिन ऐसा फील होता है जैसे कोई हार्ट बीट चल रही है। तो वो हृदय आज भी उनका जीवित है, जिसको अन्य मूर्तियों में हर 12 साल में तब्दील किया जाता है। ये कहा जाता है, ये लोगों के द्वारा कही गई बातें हैं, जो सच भी हो सकती है, क्योंकि प्रकृति कुछ भी संभव है प्रकृति में, और ये सब चीजें कही जाती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कहते हैं खजुराहो का चंदेल मंदिर जो है आपका, ये 10वीं से 23वीं शताब्दी के बाद बुंदेल के चंदेल राजाओं के मंदिर के निर्माण ने इस शैली का जो है विकास करवाया था। इन मंदिरों को बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया है, ठीक है, बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया है। अब ये समझिएगा कि जिस लोकेशन में इसको बनवाया जा रहा है, वहां पर क्या परिस्थितियां रही होंगी। इन मंदिरों को अपेक्षाकृत ऊंचे चबूतरे पे बनवाया गया, क्योंकि ये नागर शैली की विशेषताओं में से एक मुख्य है। मंदिर निर्माण में पंचायतन शैली मैंने बताया ही आपको। भीतरी और बाहरी दोनों दीवारों पर बारीक नक्काशी। इसमें देखेंगे खजुराहो के उप शैली में जब हम आते हैं, नागर शैली की उप शैली जो है खजुराहो या चंदेल, तो उसमें आपको अंदर और बाहर दोनों तरफ दीवारों में अलग अलग कलाकृतियां देखने को मिलती है। ये मंदिर इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको समझिएगा जरा। तो ये जो इम्पोर्टेंट है, आइए इसकी विशेषता कुछ इस तरह से है, इसको आगे समझते हैं। जैसे वात्स्यायन की रचना कामसूत्र से प्रेरित होकर इस शैली के मूर्तियों को मांगलिक चिन्ह के रूप में कामुक शैली की जो है बनाया गया है। इसको समझिए, मिथुन मूर्तियों को मांगलिक चिन्ह के रूप में बनाया गया। अब यहाँ पर आप चित्र देख रहे होंगे, ये यहाँ पर चित्र देखेंगे, शायद आप यूट्यूब पे या फिर गूगल पे देखेंगे और क्लियर स्पष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर एरोटिक्स पिक्चर्स यानी कि वात्स्यायन जो है वो मिथुन जो मूर्तियां उनको बनाया गया है। एक्चुअली सिर्फ एरोटिक्स पिक्चर्स को ही यहाँ सिर्फ नहीं दर्शाया गया है, बहुत सी भ्रांतियां हैं। लोग कह देते हैं सिर्फ कामुक मूर्तियों से ही पूरा मंदिर बनाया हुआ है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हर प्रकार की कामुक मूर्तियों को बनाया गया, लेकिन 40% कामुक जो एरोटिक्स पिक्चर्स है उनको यहाँ पर उजागर किया गया, उनको बनाया गया, लेकिन जीवन का मात्र एक हिस्सा नहीं है ये एरोटिक्स पिक्चर्स, ठीक है। एरोटिक जो वो प्रक्रिया है, सिर्फ एक हिस्सा नहीं बल्कि पूरे जीवन काल की जो जीवन की परिस्थितियां हैं उनको भी दर्शाया गया है मंदिर के मात्र बाहर। मंदिर में ऐसी कोई पिक्चर नहीं है, अंदर बाहर सब कुछ है। कहने का तात्पर्य ये है, इस तरह से मंदिरों का निर्माण उस वक्त इसलिए करवाया गया था
कि जब आप ईश्वर के साथ रूबरू हो, जब ईश्वर के समक्ष हो, तो अपनी जितनी भी मोह माया है, अपनी जितनी भी वासना है, उसको मंदिर के बाहर त्याग कर उनसे डायरेक्ट अपनी आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करना है। तो इस तरह की मूर्तियों को वहां पर दर्शाया गया है, वहां की जीवन की समस्याओं को दर्शाया गया है, जीवन कैसा था उसको भी दर्शाया गया है। तो मात्र केवल एरोटिक्स पिक्चर्स ही नहीं है, बल्कि और भी पिक्चर्स को भी दर्शाया गया और इस मंदिर का इस प्रकार से निर्माण कराया गया। आमतौर पर इन मंदिरों में 3 कक्ष होते हैं, जैसे गर्भगृह, मंडप और अर्धमंडप। देखा था ना आपने स्टार्टिंग में। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इन मंदिरों में जैन और हिंदू मंदिर दोनों शामिल है। अब ध्यान रखिए, इस मंदिर में जैन और हिंदू मंदिर दोनों के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो ये आपका टर्निंग पॉइंट है, इसको अच्छे से समझिएगा। 1986 में एज इट इज इसको भी यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में घोषित कर दिया गया था, क्योंकि इसकी कंडीशन उतनी बेहतर नहीं थी, तो धीरे धीरे इसको और संरक्षण दिया गया। अब आता है कि इस खजुराहो या चंदेल शैली के अंतर्गत कौन कौन से मंदिर आते हैं, जिनको हम आगे देखेंगे, जैसे कंदारिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, मंगतेश्वर और लक्ष्मी जगदम्बा चित्रगुप्त, पार्वती और गणेश मंदिर। अब आता है हमारा सोलंकी शैली। ठीक है, 11वीं से 13वीं सदी के मध्य गुजरात के चालुक्य सोलंकी राजाओं ने मंदिर वास्तुकला का को संरक्षण दिया। ठीक है, ये आपका मोढेरा का सूर्य मंदिर है, जैसे आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर है वैसे ही। ठीक है, गुजरात और राजस्थान के साथ भारत के पश्चिमी भागों में इस शैली का विकास आपको उस दौरान देखने को मिलता है। मैप इंडिया का आप बना के उसमें देखिएगा, पश्चिमी भाग गुजरात और राजस्थान की बात कर रहा है, तो वहां पर अपने आप में क्या कैसा वेदर है उसको ध्यान में रख के देखिएगा। सोलंकी शैली में हिंदू मंदिरों के साथ साथ जैन मंदिरों का भी निर्माण हुआ। तो उस शैली के दौरान पे इन दोनों जो है धर्मों के को मद्देनजर रखते हुए ही मंदिरों का निर्माण कराया जा रहा था। ठीक है, इस शैली के मंदिर की दीवारें नक्काशी रहित है, ध्यान रखिएगा, और गर्भगृह के दोनों तरफ से मंडप जुड़ा होता है। ये जो शैली पर आधारित मंदिर होते हैं, इसमें जो गर्भगृह होता है, अंदर जो गर्भगृह होगा शिखर के अंदर, तो कहते हैं कि वहां पर मंडप से जुड़ा होता है, तो कनेक्टेड होता है। जैसे वहां बाकी जगह पे सभा भवन या मंडप देखेंगे तो वो अलग होते हैं थोड़ा सा, लेकिन एक कनेक्टेड होता है उसके साथ। क्लियर है। मंदिर परिसर में एक सीढ़ी नुमा जलाशय होता है, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, जिसे सूर्य कुंड कहते हैं। मैंने कहा था ना कि जैसे कुछ कुछ एक्सेप्शन मिलेंगे, नागर शैली में ऐसा नहीं होता, लेकिन उसकी कुछ उपशैलियां हैं जहां पर इस तरह पानी स्टोरेज की, भाई राजस्थान की साइड बन रहा है तो समझिए इस बातों की क्या जरूरत होगी। तो यहाँ पर आपको कुंड भी देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पर मैंने अभी दिखाया था। देखिए ये कुंड है ना, जल कुंड है, तो एक्सेप्शन भी है नागर शैली के अंतर्गत उपशैलियों में। और मंदिर के बरामदे में सजावटी द्वार होते हैं, जिसे तोरण कहा जाता है, जबकि नागर शैली में ऐसा नहीं होता। तो कहीं कहीं पर तोरण, द्वार, मेन गेट भी आपको देखने को मिलता है, जिन पर आपको कलाकृतियां मिलती है। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं बलुआ पत्थर, काला बेसॉल्ट, नरम संगमरमर जैसे पत्थरों का इस शैली के निर्माण के दौरान उनका इस्तेमाल किया गया था। बावड़ी की सीढ़ियों पर छोटे-छोटे मंदिरों की लकड़ी की नक्काशी की गई है, तो एक अलग विशेषता आपको देखने को मिलती है। मुडेरा का सूर्य मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर इस शैली के प्रमुख उदाहरण है। तो ये आपका मुडेरा का सूर्य मंदिर था। ठीक है, ये उसका एग्जाम्पल है। ये उल्टे कमल पर उस आकृति पर इसको बनाया गया है। क्लियर है यहाँ तक? आइए, मुडेरा का सूर्य मंदिर, ये गुजरात के मुडेरा में पुष्पावती नदी पर, तो कहाँ पर अवस्थित है, ध्यान रखना है, प्रश्न यहीं से बनता है। 1026 ईस्वी में सोलंकी वंश के राजा भीम प्रथम के द्वारा इसका निर्माण जो है करवाया गया था। इस और ये सूर्य को समर्पित है। मुडेरा का मतलब ही मैंने कहा था सूर्य होता है, तो ये सूर्य को समर्पित है। और 2022 में लेटेस्ट में ही इसको यूनेस्को की विरासत स्थल में अस्थायी सूची में इसको शामिल किया गया है। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जो बच्चे अभी पेपर देने जा रहे हैं 2023 में उनके लिए, कि भारत का पहला ऐसा ये मंदिर है जिसमें 24/7 सोलर एनर्जी बेस्ड इसको संचालित गांव घोषित किया गया है। तो ये करंट अफेयर्स है, नोट करिएगा। और पर्यटकों को इतिहास के बारे में और जानकारी देने के लिए, आज की जनरेशन को और बेहतर तरीके से अपने इतिहास के बारे में जानकारी देने के लिए इसमें 3D प्रोजेक्शन की भी व्यवस्था की, ताकि वो उस अतीत में जाकर उसको बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सके, अपने इतिहास को, अपनी अतीत को बेहतर तरीके से समझ सके, अपने वंशजों की जो कहानियां हैं उनको यहाँ पर समझ सके। अब आते हैं पाल शैली। ठीक है, देखिए पाल और सेन राजाओं के संरक्षण में 8वीं से 12वीं सदी के मध्यपाल शैली का विकास बंगाल क्षेत्र में हुआ है। ठीक है, पाल जो थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे, जबकि सेन हिंदू धर्म को मानते थे। इसलिए पाल शैली के अंतर्गत हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों का मिश्रण का प्रभाव आपको इनकी कलाकृतियों पे, इनकी सजावट पे, इनकी वास्तुकला पे देखने को मिलता है। ओडिशा शैली के समान, नागर शैली की एक्सेप्शन शैली थी, उड़ीसा शैली के समान इस शैली के मंदिरों का शिखर लंबा और वक्राकार होता है। ठीक है,
इस शैली के मंदिरों में स्थापित मूर्तियों का निर्माण पत्थर और धातु से किया जाता है। और सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर, विष्णुपुर के मंदिर, ये सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर, विष्णुपुर के मंदिर इस शैली के प्रमुख उदाहरण है। आइए चलिए अंतिम शैली कश्मीरी शैली को देखते हैं। सबसे प्रसिद्ध मंदिर मार्तंड सूर्य मंदिर है, जैसे कोणार्क सूर्य मंदिर हो गया, मुडेरा सूर्य मंदिर हो गया, मार्तंड सूर्य मंदिर है ये, जिसका निर्माण 8वीं शताब्दी में कारकोट वंश के राजा ललितादित्य मुक्तापीड के द्वारा करवाया गया था। और मार्तंड सूर्य मंदिर को पांडव लैदान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये विशेष नाम है, इसका ध्यान रखिएगा। गांधार, गुप्त और चीनी वास्तुकला का प्रभाव, भाई देखिए इस समय पे ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ भारत में चीजें चल रही थी, अलग अलग देशों के लोग भी व्यापार करने आ रहे थे, वास्तुकार आ रहे थे और इतिहासकार आ रहे थे, कुछ लेखक आ रहे थे। तो उन्होंने अपने इस समय काल में जब जब यात्रा की तो उन्होंने अपने उस दौरान लिखा भी है इसके बारे में, और उनका प्रभाव भी आपको देखने को मिला है। भाई सीधी सी बात है, अब जब भाई ट्रैवल शुरू हो गया तो बाहर अंदर लोग जाना शुरू कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, एक दूसरे के पास जाके देख रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो वहां का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। जैसे आज विदेशी प्रभाव हमारे भारत में देखने को मिलता है, हमारा कुछ प्रभाव हमारे कल्चर का वहां देखने को मिलता है। तो ये मिक्स जो है चीजें, वो जब जैसे जैसे विकास होता है तो देखने को चीजें मिलती है। जैसे ट्रैफिल बहराव पर गांधार का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, स्तंभ की दीवारों, त्रिकोणीय पेडिमेंट्स में ग्रीक प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस तरह का ये एक उदाहरण है कश्मीरी शैली पर आधारित जो खंडरित है, और इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल भी किया गया है। मेन आते हैं प्रश्न पर कि इससे प्रश्न कैसे बनता है। पीटी में मैंने बताया था कि मेंस के क्वेश्चन आंसर राइटिंग को जब सारी वीडियोस कंप्लीट हो जाएगी तब इसके बाद अंत में हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। मैंने लास्ट वीडियो में भी ये क्वेश्चन पूछा था। गांव के बुजुर्गों की सभा, एक धार्मिक संप्रदाय, मंदिर निर्माण की एक शैली, प्रशासनिक पदाधिकारी। तो अभी बताया था पंचायतन शैली किससे संबंधित है, हम क्या पढ़ रहे हैं, मंदिर निर्माण की एक शैली है ये। ठीक है, उसके बाद नागर और द्रविड़ और बेसर क्या है, क्या चीजें हैं ये उपमहाद्वीप के 3 प्रमुख नस्लीय समूह है, 3 प्रमुख भाषा प्रभाव है। इसके बाद मंदिर वास्तुकला के 3 प्रमुख प्रकार है, या प्रचलित 3 प्रमुख संगीत घराने हैं। तो अभी हमने बताया कि नागर, द्रविड़ और बेसर क्या है, मंदिर स्थापत्य शैली के 3 नाम है ये। ठीक है, ये प्रकार है उसके। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं, यानी कि हमारा इस प्रश्न का उत्तर आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी, एंड देन इसका भी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट मूव करते हैं, अंतिम प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में, ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, पीसीएस में भी काफी प्रश्न पूछे गए हैं। और किस नगर में लिंगराज मंदिर स्थित है, श्रवण बेलगोला, भुवनेश्वर, पुरी और कोलकाता। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, उड़ीसा, भुवनेश्वर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, और इसी तरह से निरंतर जुड़े रहिए, जो भी पढ़ा रही हूँ उसको पढ़ते रहिए। पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा सेम डे पे, उसकी टेंशन नहीं लेना है आपको, सिर्फ पढ़ना है। ये बैच स्टार्ट हो रहा है, एडमिशन ले लीजिए इसमें 22 अप्रैल से। मेरा कोड इस्तेमाल करेंगे एसवी लाइव, तो ये कोर्स आपको 18,999 रुपए का मात्र मिलेगा, जिसमें आपको डेली शाम को 6 बजे लाइव क्लासेस हुआ करेंगी। ठीक है, इसके साथ साथ धन्यवाद, अपना ध्यान रखें, निरंतर नोट्स बनाते रहे। कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल शिल्पी वर्मा 22 पर पूछ सकते हैं। अगर कोई पढ़ाई से संबंधित समस्या है, नोट्स बनाने हैं, नोट्स दिखाने हैं तो दिखा सकते हैं। पढ़ाई की चर्चा करें तो बेहतर होगा, फिजूल की बातें ना की जाए वहां पर। और अपना ध्यान रखें, नोट्स बनाएं, निरंतर जुड़े रहे। जो पुराने लेक्चर्स उनको देखिए, फिर से समझिए, कोई चीज नहीं समझ आती तो दोबारा पूछ। चलिए ठीक है, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।